कैसे आप लोग? अब शुरू करते हैं हम लोग बी कंटिन्यू, क्योंकि इसके पहले हम लोग लाइव क्लास पढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से लाइट कट जाने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। कोई बात नहीं, क्योंकि आपको भी पता है सफलता दिक्कतों के बाद ही मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से, लेकिन हम इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, तुरंत बता देते हैं। कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, हो सकता है अगर वीडियो को बाद में देखिएगा तो मैं ये बता दूं कि वीडियो में चला रहा था, लास्ट में बीच में बिजली कट जाने की वजह से क्लासेस बीच में छूट गई थी, लेकिन मैं दोबारा आपको सामने लाइव हुआ, आपके बीच में लाइव हुआ हूँ। हमारा उद्देश्य क्या है? आपके लिए बेस्टता देना, बेस्ट करना, तो उसके लिए हम लगे हुए हैं और अपना बेहतर करेंगे, अपना बेस्ट देंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक प्रश्न हम लोगों ने मिला था कि मखरेला लैटेराइट जो होती है मिट्टी को किसके विकास का परिणाम होती है, तो हमने आपको व्याख्या करके बताया था निरथर या लीचिंग, निथरन या जो लीचिंग का मखरेला जो लेटराइट मिट्टी के विकास में काफी योगदान होता है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के जो क्रमिक परिवर्तन का परिणाम स्वरूप होता है, उससे परिस्थितियों से उत्पन्न होता है। और अगर देखा जाए मखरेला मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? इसमें ह्यूमस का पूर्णतः अभाव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग शेयर करते जाइएगा अपने सभी साथियों को। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे अभी तक जुड़ नहीं पाए होंगे। यहाँ पे इसी प्रश्न को व्याख्या करते समय लाइट बीच से चली गई थी, यही वो प्रश्न है जिस प्रश्न के समय, ठीक है, इस प्रश्न की यही प्रश्न था जहां व्याख्या कर रहे थे, लाइट अचानक जा चुकी थी। तो आइए हम उस प्रश्न को लेकर दोबारा आपके सामने आए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, प्रारंभ से देखिए और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं भी शेयर कर दे रहा हूं, आप भी शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे एक प्रश्न था कि हिमालय का विस्तार कहां से कहां, मैं यही बता रहा था, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया था। ये मैं दोबारा उस कॉन्सेप्ट को आपके बीच क्लियर करता हूं। देखिएगा, अगर हिमालय को देखा जाए यहाँ पे, तो ये भारत का मैप में बना रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ बेहतर बनाने का, लेकिन देखिए बेहतर बन पाता है या नहीं बन पाता है। माना ये भारत है, बहुत खूबसूरत तो नहीं बना पाते हैं हम, काम चलो भारत बना लेते हैं। ये भारत है। अगर भारत में हम देखें हिमालय कहां से कहां तक है, मैं जल्दी से व्याख्या करूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट में आपके सारे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं महान हिमालय की बात करते हैं, तो यहाँ से महान हिमालय इस तरह आता हुआ यहाँ पे दक्षिण दिशा में घूम जाता है, यहाँ पे पश्चिम दिशा की तरफ हिमालय घूम गया है। पश्चिम दिशा की तरफ हिमालय, पूर्वी दिशा की तरफ हिमालय, दोनों तरफ दक्षिण दिशा में घूम गया है। अगर हम पश्चिम दिशा में हिमालय की बात करें, तो जो पश्चिम दिशा में हिमालय है वो क्या है? यहाँ पे अगर पाकिस्तान में देखें तो जो पाकिस्तान में श्रेणी है उसे हम कहते हैं, ठीक है, जहां पाकिस्तान में ये श्रेणी है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सुलेमान कहते हैं। जबकि अफगानिस्तान में जो हिमालय है उसे हम हिंदुकुश के नाम से जानते हैं। हमें यहाँ पे मिला हिंदुकुश और सुलेमान, हमने दो चीजें देखा, यहाँ पे आपका सुलेमान है, ये हिंदुकुश है, जबकि जो हिमालय उत्तर में जाके दक्षिण दिशा की तरफ घूमा है उसे हम अराकान योमा कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? अराकान योमा के नाम से जानते हैं। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना था वो ये पढ़ना था कि यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी निकलती है चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से। कहां से? चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है, जो राजस्थान या मानसरोवर झील के पास है। वहां से निकलने के बाद यह हिमालय को यहाँ पे काटती है पश्चिम दिशा की तरफ। काटने के बाद नदियां जब काटती हैं तो क्या कहती हैं? ठीक, तो जब काटती हैं उस वहां पे क्या बनता है? वी आकारी घाटी का निर्माण होता है। किस आकार की? वी आकारी घाटी का निर्माण होता है। और नदियां तब तक काटती हैं जब तक वो क्या होता है? वो अपने ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा? ये वी आकार घाटी नदियों द्वारा बनता है और इसे हम कैनियन या गार्ज कहते हैं। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए गार्ज या कैनियन कैसे बनते हैं, तो नदियों द्वारा बनते हैं। नदियां काटती हैं तब तक काटती हैं जब तक वो समुद्र तल को ना पा जाए। तो जो नदियां काटती हैं वी आकार की घाटी बनाती हैं, वी आकार घाटी से कैनियन या गार्ज बनता है। लेकिन जब हिमालय को काटती हैं तो गार्ज या कैनियन जो बनता है वो किस प्रकार की? नदियां वी आकार घाटी बनाती है, लेकिन यहां पर जो घाटी बनती है उसे हम कहते हैं आई आकार की घाटी। तो पश्चिम में जो हिमालय काटती है नदी उसे सिंधु नदी कहते हैं, और सिंधु नदी हिमालय काटकर अलग करती है। पूर्व में भी एक नदी काटती है, आइए उस नदी के बारे में हम जिक्र करते हैं। वो नदी भी यहां से निकलती है, जहां से निकलती है उसे हम सांगपो कहते हैं। क्या निकलते हैं? सांगपो कहते हैं। और सांगपो नदी जब यहां से निकलती है तो पहुंचती है अरुणाचल प्रदेश में। जब अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो यहाँ पे गार्ज बनाती है, जिसे हम दिहंग गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहंग गार्ज कहते हैं। दिहंग गार्ज माने हिमालय को यहाँ दिहंग नदी काटती है, यहाँ पे सिंधु नदी काटती है,
है, क्योंकि यहाँ सांगपो ब्रह्मपुत्र माने ब्रह्मपुत्र नदी पूरब में काटती है, जिसे पे दिहांग राज्य बनता है। तो हिमालय है इन दोनों के बीच में स्थित है। लेकिन अगर चोटी के आधार पर पूछता, चोटियों के आधार पर पूछता, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो चोटी है हिमालय की सबसे पश्चिम चोटी, उसे नंगा पर्वत कहते हैं, जबकि जो पूर्व में है उसे नामचा बरवा कहते हैं। लेकिन अगर हम उन चोटियों की बात करें तो चोटियां हमें निम्नलिखित जगह पे दिखाई देती है। चोटियां अगर हम देखें तो हमें देखिए यहाँ पे एक चोटी मिलती है जिसे हम कहते हैं नंगा पर्वत, यहाँ पे मिलती है जिसे हम नामचा बरवा कहते हैं। ठीक है, तो नामचा बरवा हिमालय को तोड़ रहा है या नदियों के द्वारा टूट रहा है। अब आते हैं इस प्रश्न के उत्तर की तरफ चलते हैं। अगर आपको चाहिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, आपको अगर ठीक इसकी स्क्रीनशॉट चाहे आप कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा, अगर आपको बेहतर लग रहा है स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हो सकता है कि परीक्षा में काम आ जाए। अब आपके सामने प्रश्न आया। ठीक, तो बताइए पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक हुआ है, जल्दी जवाब दीजिएगा। अब यहाँ पे अब हमने आपको व्याख्यात्मक हल बता दिया, उम्मीद करते हैं आप इसका उत्तर कर लेंगे। सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी, सिंधु घाटी नहीं होगा। फिर होगा केटू से लेकर चुमलारी, ये भी नहीं होगा। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक होगा। ठीक, फिर क्या है, अच्छा हाँ ये तो होगा, सॉरी ये ऊपर वाला ही होगा, ऊपर वाला ही होगा। कहां, कारण क्या है कि सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक क्या होगा, इसका विस्तार होगा। कहां से कहां तक होगा, सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक, क्योंकि केटू से लेकर चौमाली तक नहीं होगा, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे नंगा पर्वत है, जबकि केटू यहाँ पे है। अगर केटू की बात करते तो केटू यहाँ है, नामचा बरवा यहाँ है, जबकि सिंधु नदी और दिहांग नदी, सिंधु से लेकर दिहांग तक इसका विस्तार है। इस प्रकार इसका जो उत्तर होगा वह पहला होगा, सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाट तक हिमालय का विस्तार है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? चलिए आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को। हो सकता है दोबारा लाइव आने की वजह से नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा, तो लोगों को इस बात की जानकारी नहीं हो पाई होगी। हाँ, साथ दोबारा नहीं आया है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे बीच आपके आ चुका है। आगे प्रश्न है आपका, दोमट मृदा का रंग कैसा होता है। ध्यान से देखिएगा कि दोमट मृदा जो होती है उसका रंग कैसा होता है। जवाब दीजिएगा कि जो दोमट मृदा होती है उसका रंग कैसा होता है। ठीक है, जवाब दीजिएगा कि दोमट मृदा जो होती है उसका रंग कैसा होता है। एक अपने आप में बड़ा सवाल है, आराम से जवाब दीजिएगा। अपना शेयर करना शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइव क्लास से लोगों तक पहुंच जाएगी। ठीक, तो यहां पे मिला कि अगर हम दोमट मिट्टी की बात करें तो आप लोग कमेंट करिए, फिर हम आगे बताते हैं। देखिएगा, जो बांगर मिट्टियां उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, अगर यहां पे बात करें तो बांगर मिट्टियां उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। ध्यान से लाइन लिख लीजिएगा। ठीक है, बांगर मिट्टियां उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। चीका एवं बालू की मात्रा, चीका एवं बालू की मात्रा समान होने के कारण ये दोमट मिट्टियां कहलाती हैं। ध्यान से लिखिएगा, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। चीका एवं बालू की मात्रा समान होने के कारण ये दोमट मिट्टी कहलाती है। ये आवरण क्षेत्र में प्रभावित होती हैं तथा सोडियम तथा मैग्नीशियम लवणों से संचित होने के कारण ये मिट्टियां जो होती हैं ऊसर हो जाती हैं। इस प्रकार अगर इसके दोमट का रंग पूछा जाए तो पीत ब्रह्मभू जैसा रंग होता है। हरित नहीं होगा, भूरा नीला नहीं होगा, कृष्ण ब्रह्मभू नहीं होगा, उसे हम प्रीत बब्रू के नाम से जाना जाता है। तो जो बांगर दोमट का रंग होता है वो कैसा होता है, दोमट मिट्टी का रंग वो कैसा होगा, पीत बंबरू का रंग होता है, क्योंकि चीका एवं बालू की मात्रा होने के कारण ये दोमट कहलाती है। दोमट हल्की पीली दिखती है। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ चले। अगर आप शेयर कर देंगे तो और लोगों के पास पहुंच जाएगा, नहीं शेयर करेंगे तो कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र हैं। ऐसे प्रश्न यूनिक प्रश्न, आप अगर स्क्रीनशॉट रखेंगे तो आपके हमेशा काम आएगी। अगला है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें, बताइए, लेटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें सामान्य तापमान कम वर्षा होती है, ठीक, उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है, निम्न तापमान तथा अल्प वर्षा होती है, उच्च तापमान तथा सामान्य वर्षा होती है। जवाब दीजिएगा क्या होगा। हम पढ़ाते समय बातें नहीं करेंगे, बातें लास्ट में करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का जो समय होता है बहुमूल्य होता है, इसलिए आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। पहले अपने टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा, बातें हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या होगा
लेटेराइट मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लिख लीजिएगा, जो लेटेराइट मिट्टी होती है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी जो उत्पत्ति होती है, किसकी? लेटेराइट मिट्टी की जो उत्पत्ति होती है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना और सिलिका के निक्षालन से होती है। ठीक है, चूना सिलिका के निक्षालन से होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्या होती है? प्रचुरता होती है। जी सही बताया आपने। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? यहां पे होगा उच्च तापमान और भारी वर्षा। इसका उत्तर क्या होगा? उच्च तापमान और भारी वर्षा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बेसाल्टी लावा। बेसाल्टी लावा कहां पाया जाता है? तो बेसाल्टी लावा होता है, यह कहां पाया जाता है? जवाब दीजिएगा। देखिए, इसके बारे में अगर हम जाने तो जो बेसाल्टी लावा डक्कन ट्रैप में पाया जाता है। ये डक्कन ट्रैप कहां होता है? आइए ध्यान से दिखाते हैं आपको। अगर इस मैप को ध्यान से देखेंगे, अगर आपको यहां पे डक्कन ट्रैप हम आपको दिखाएं तो देख लीजिएगा, यही है, ये जो है पूरा, ये हमारा डक्कन ट्रैप है। यही हमारा क्या है? डक्कन ट्रैप है। क्या है ये डक्कन ट्रैप है। ठीक है, क्या है? यही डक्कन ट्रैप है। ध्यान देखिएगा, ये हमारा क्या है? डक्कन ट्रैप है। मतलब बेसाल्टी लावा डक्कन ट्रैप में पाया जाता है। डक्कन ट्रैप डक्कन का पठार जो होता है, पठार की उत्पत्ति प्राचीन काल में ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो लावा निकला था उसके जमने से हुई थी। लावा का निक्षेप कहीं 2000 मीटर से अधिक गहरे है। दक्कन ट्रैप काली मिट्टी का क्षेत्र है जो कपास के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कपास के लिए यहां पे देखिए, यहां तक फैला हुआ है। ठीक है, तो कपास के लिए आप जानते हैं महाराष्ट्र है। तो ये हो गया दक्कन ट्रैप की बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पे देखते हैं अब इसका उत्तर क्या होगा। बेसाल्टी लावा कहां पाया जाता है? दक्कन ट्रैप में, हिमालय पर्वत में, सिंधु गंगा के मैदान में, उत्तर पूर्वी पहाड़ी में। जी यहां नहीं पाया जाता। सिंधु गंगा के मैदान में नहीं पाया जाता कि हम उपजाऊ मिट्टी मिलती है। हिमालय पर्वत में बांगार और खादर मिलता है, पर्वतीय मिट्टियां मिलती हैं। यहाँ पे दक्कन ट्रैप में बेसाल्टी लावा के मिट्टी मिलते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। बेसाल्टी लावा दक्कन ट्रैप में पाया जाता है। दक्कन की पठार की उत्पत्ति प्राचीन काल में ज्वालामुखी से जो निकला लावा था उसके ठंडा होकर जमने से हुई थी। लावा का निक्षेप कहीं कहीं यहाँ पे 2000 मीटर से अधिक मिल जाता है। जो दक्कन का पठार है, काली मिट्टी का क्षेत्र है जो कपास के लिए सबसे प्रसिद्ध है। लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है जी, कीर्ति जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, कीर्ति मैम है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, सेल का कायांतरित निम्न में से किसका सेल होता है? जवाब दीजिएगा, हम इसको आपको पूरी तरह समझाएंगे। ठीक है, अगर हम सेल की बात करें तो ये चट्टान की बात करता है। सेल क्या होती है? एक चट्टान होती है। जब इसका रूपांतरण होता है, माने मेटामॉर्फिक रॉक्स में किसमें बदलता है? रूपांतरण या कायांतरित सेल जब बनता है, इसके बाद जो कायांतरित सेल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? जवाब दीजिएगा। देखिएगा, हाँ कीर्ति मैम साइको, चट्टान चूर्ण के बारीक कणों से, चट्टान चूर्ण के जो बारीक कणों के निक्षेपण से चीका सेल का निर्माण होता है। किसका? चीका सेल का निर्माण होता है। प्रायः इस सेल का निर्माण सागरों में, झीलों में, बाढ़ के समय नदियों के किनारे पर होता है। जब सेल के कणों का आकार 1/132 या से लेकर 1/256, ठीक है, से इतनी मिलीमीटर का जब व्यास होता है तब क्या होता है? तब उसे स्लेट कहते हैं। और स्लेट एवं क्ले के संगठित हो जाने पर सेल चट्टान का निर्माण होता है। फिर सेल का रूपांतरण स्लेट में हो जाता है। तो किसमें होगा? स्लेट में होगा। किसमें होगा? स्लेट में होगा। अच्छा, कुछ लोग मार्बल बता रहे थे, तो मार्बल जो है वो लाइमस्टोन से बनता है। लिख लीजिएगा, कुछ लोग मार्बल बता रहे तो मार्बल चूना पत्थर से कन्वर्ट होता है। मार्बल जो लोग बता रहे थे वो चूना पत्थर या लाइमस्टोन से बदलता है, तब जाके वो मार्बल या संगमरमर बनता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। मार्बल, अभी जस्ट मैंने बताया मार्बल किसका कायांतरित रूप है? बताइए तुरंत से, मार्बल किसका? जस्ट हमने बताया कि मार्बल किसका कायांतरित रूप है। जवाब दीजिएगा।
अभी जस्ट हमने बताया आपको। जैसे रूपांतरण कारक कुछ सेल अपने मूल रूप से कठोर हो जाती है, जैसे चूने का पत्थर का जब रूपांतरण होता है तो संगमरमर तथा बालू का पत्थर से उसका कांतरित क्वार्टजाइट हो जाता है, जो काफी कठोर अपर्दन में अवरोधक होता है। यहाँ पे क्या होगा, चूना पत्थर होगा। मार्बल क्या है, मार्बल को हम संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं, यही संगमरमर होता है। भारत में सबसे ज्यादा संगमरमर कहां पाया जाता है, जवाब दीजिएगा। भारत में सबसे ज्यादा संगमरमर कहां पाया जाता है, आप कमेंट करके अपना जवाब जरूर दीजिएगा जी। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं बालू का पत्थर, तो बालू का पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है। बालू का पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है, क्वार्टजाइट बनता है। कुछ लोग बता रहे हैं बालू का पत्थर, तो बालू का पत्थर से क्वार्टजाइट का निर्माण होता है, लिख लीजिएगा। ठीक है, बेसाल्ट क्या है, लावा का एक रूप है। सेल को भी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। राजस्थान के मकराना सही जवाब, राजस्थान का मकराना। भेड़ाघाट भी है लेकिन मकराना, राजस्थान का मकराना। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है डोलोमाइट क्या है, बताइएगा। डोलोमाइट क्या है, डोलोमाइट क्या है, जवाब दीजिएगा। डोलोमाइट क्या है, हाँ, जबलपुर में भी भेड़ाघाट है जी। बताइए क्या होगा। डोलोमाइट एक अवसादी सेल है, ए वाले एकदम सही जवाब है। देखिएगा, डोलोमाइट अवसादी सेल के अंतर्गत आता है। डोलोमाइट तथा खरिया, लिख लीजिएगा। डोलोमाइट तथा खरिया, डोलोमाइट तथा खरिया मिलकर, डोलोमाइट तथा खरिया मिलकर अत्यधिक ताप के कारण संगमरमर में बदल जाते हैं। ये किसमें बदलते हैं, ये भी संगमरमर में बदलते हैं। संगमरमर में ये भी बदल जाते हैं। कौन कौन, डोलोमाइट खरिया अत्यधिक ताप के बाद किससे बदल जाते हैं, संगमरमर में बदल जाते हैं। पर इसका स्थानीय महत्व होता है, पर इनका महत्व स्थानीय ही होता है, बहुत ज्यादा इनका महत्व नहीं होता। ठीक है, इसका उत्तर ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये हमने बताया था कल। अगर आपने मेरी क्लास ली होगी तो इसका जवाब आप दे लेंगे। ग्लेशियर या गीजर का एक जल स्रोत होता है, कहां होता है, जरूर जवाब दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब हमें जरूर दीजिएगा। तो बताइए कहां होता है, बताइए। हट जाए हम, चलिए हट जा रहे हैं, बताइए, आराम से जवाब दीजिएगा। बताइए, ग्लेशियर या गीजर का निर्माण कहां होता है। देखिए, अगर ग्लेशियर या गीजर का बात करें तो देखिए, तो जो गीजर होता है एक प्रकार का जल, गर्म जल स्रोत है। अभी ठंडियों में नहाने के लिए हम लोग गीजर का प्रयोग करते हैं। तो गीजर या जो ग्लेशियर होता है, गीजर एक प्रकार का गर्म जल स्रोत होता है, जिसमें समय समय पर गर्म जल तथा वाष्प निकलता है। गाइजर का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से तथा यह वर्तमान जागृत ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, नियमित अंतरालों पर जल के वाष्पन के रूप में फेंकना होता है। माने जहां कहीं पे जागृत ज्वालामुखी होता है, वहां पे लगातार जो नीचे से जल के स्रोत निकलते हैं वे गर्म होते हैं, वाष्पित होते हैं। इसे ग्लेशियर या गीजर कहते हैं। एक प्रश्न हम यहाँ से और आपसे पूछेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप जवाब देंगे। धुआंरे किसे कहते हैं, आप जवाब दीजिएगा। धुआंरे, धुआंरे किसे कहते हैं, जवाब दीजिएगा कि धुआंरे किसे कहते हैं। तो इसी से संबंधित है, जिसमें है ग्लेशियर, गीजर। धुआंरे क्या है, जवाब दीजिए कमेंट करके, धुआंरे क्या है। ठीक है, धुआंरे क्या है कमेंट करके जवाब देते रहिएगा। तब तक हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न थोड़ा मजेदार आपके लिए हम लेकर आते हैं सीरीज। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल है, इसे कहते हैं इग्नियस रॉक्स। तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल का उदाहरण है। चलिए थोड़ा थोड़ा लिखवा देते हैं हम आप लोग को, आप लिख लीजिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। देखिए, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर कठोर, देखिए पृथ्वी की जो सतह होती है उसे कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत के संरचना की मूलभूत इकाई होती है। चट्टान को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। चट्टान को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला आता है आग्नेय शैल। आग्नेय शैल किसे कहते हैं, आप जानते हैं कि जब उत्तप्त मैग्मा या लावा के ठंडा होने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे हम आग्नेय शैल या इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है, इसके उदाहरण लिख लीजिएगा। आग्नेय शैल का उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण ही आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पिग्माइट, डायोराइट,
गैब्रो, ये सभी क्या है, इसके उदाहरण हैं। क्या क्या है, ग्रेनाइट है, बसाल्ट है, डोराइट है, गैब्रो है, पिग्माइट है, ये सभी इसके उदाहरण है। दूसरा अवसादी शैल, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं, प्रकृति के कारकों के द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानों के रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप निर्मित हो जाती है, जिसकी अवसादी चट्टानें कहलाती है। जैसे बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। दूसरा चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान या सेल खड़ी आदि जो होती है वे अवसादी सेल के अंतर्गत आती है। तीसरी जो होती है कैंत्रित सेल, जिसे हम मेटामॉर्फी रॉक्स कहते हैं, जिसे रूपांतरित सेल कहते हैं। जब किसी भी चट्टान में अत्यधिक ताप और दाब दिया जाए तो उसके रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय या अवसादी सेल कैंत्रित चट्टान में बदल जाते हैं। इसका उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण आपके लिए प्रमुख है नीस, सिस्ट, ग्रेफाइट। वहां पे ग्रेनाइट था, यहां पे ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट, सिस्ट, सर्पेंटाइन, नीस, साइनाइट, नीस, क्वार्टजाइट, संगमरमर, एंथ्रासाइट, कोयला, ये सभी कैंत्रित सेल या रूपांतरित सेल का उदाहरण है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह ग्रेनाइट होगा। लेकिन जब ग्रेफाइट आता है तो कैंत्रित हो जाता, आग्नेय पूछा थी, आग्नेय हो गया। अब मार्बल क्या है, चूना पत्थर क्या है, चूना अवसादी है। स्लेट क्या है, ये मार्बल है। ये दोनों जो है कैंत्रित सेल के उदाहरण है। ठीक है, ये स्लेट अवसादी है, ये अवसादी सेल है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। मार्बल माने संगमरमर है। ये चूना पत्थर और स्लेट अवसादी सेल है, मार्बल रूपांतरित है और ग्रेनाइट आग्नेय है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती? नहीं करती बताइएगा, नहीं करती। आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को, बताइए नहीं करती पूछा है। देखिएगा, समोच्च रेखीय जुताई जो होती है उर्वरता नमी को बरकरार रखती है। वर्षाधीन खेती, पट्टीदार खेती। लेकिन स्थानांतरित कृषि जो होती है, आज यहाँ कल वहाँ, ये इसका उदाहरण झूम कृषि भी इसका उदाहरण है, जिसे हम झूम कृषि कहते हैं। उससे क्या कह रहा है, क्या उससे उर्वरक और नमी बचतेगा? जी नहीं बचेगा। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, चौथा होगा। क्योंकि जो स्थानांतरित कृषि होती है, जिसे हम पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि के नाम से जानते हैं, वहां पे एक जगह से कृषि करने के बाद अगर आप दूसरी जगह पलायन करते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वहां पे आपकी न उर्वरता बचेगी न नमी बचेगी, या उसकी मदद नहीं करेगी। इसलिए जो गलत है वही सही है। इसका उत्तर 11वां का डी होगा। आप प्रश्न को पढ़ा करिए, समझा करिए, तब विकल्प लगाया करिए, ताकि आपके कभी गलती ना हो। ठीक है, आगे बढ़े। यहां से कोई दिक्कत, समस्या? ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ हम। अगला प्रश्न आपके सामने है, पठार की स्थलाकृति, पठार की स्थलाकृति आदर्श है किसका? जवाब दीजिएगा पठार का, जल्दी जवाब दीजिएगा आप लोग जवाब देते रहिए, आगे भी बढ़ते रहते हैं हम लोग। इसके आंसर एकदम सरल है, आप लोग तुरंत जवाब देंगे, क्योंकि ऊपर हमने इसकी व्याख्या की थी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर ले जाएंगे तुरंत। बताइए, देखिए क्या होगा। देखिए, पठार की स्थलाकृति जल विद्युत उत्पाद के लिए है। देखिए, पठार की जो स्थलाकृति होती है वो किसके लिए होती है? जल विद्युत उत्पादन के लिए आदर्श होती है। इसका विकल्प डी, खनन के लिए नहीं, खनन नहीं, वानिकी नहीं, खेती लिए नहीं होगी। यह आदर्श जल विद्युत के उत्पाद के लिए होती है। आगे जब हम लोग क्लास में पढ़ेंगे तब वहां पर हम इसकी व्याख्यात्मक आपको हल करके बताएंगे और दिखाएंगे किस आधार पर यह जल विद्युत के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसका राइट आंसर डी या चौथा इसका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 कथनों में से 3 गलत है, 1 सही है। जल्दी जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें गलत? जल्दी बताइएगा। जल्दी जवाब दीजिएगा। बताइए, लावा और मैग्मा दोनों गैस होती है, सही पूछा है, तो मतलब पहला तो गलत हो गया। दूसरा, न तो लावा में गैस होती है और न ही मैग्मा में, ये भी गलत है। मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं होती।
लावा में गैस होती है किंतु मैग्मा में नहीं होती। ये तो चारों विकल्प कैसे लग रहे हैं, अजीब सा लग रहा है। अब इसमें सबसे गलत कौन है, सही कौन है, यह पूछा। माने एक सही है, 3 गलत है। आइए एक बार इसको ध्यान से सुनते हैं, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। ज्वालामुखी भूपटल पर, ध्यान सुनिएगा, लिखते चलिएगा। ज्वालामुखी भूपटल पर एक प्राकृतिक छेद या दरार है। ज्वालामुखी भूपटल पर एक प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, सिंडर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, सिंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंडर कहते हैं। उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। उद्गार में जो गैस निकलती है उसमें वाष्प जो होता है उसका प्रतिशत सर्वाधिक होता है। मैग्मा वह पिघला हुआ पदार्थ है जो भूपर्पटी के ठोस चट्टानों के नीचे पाया जाता है, जिसका तापमान बहुत अधिक होता है। मैंने क्लास में बताया है, जिसमें गैसें एवं अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। अर्थात मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं होती है। ध्यान समझिएगा, अर्थात मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं होती, क्योंकि लावा में जो होती है मैंने बताया उद्गार में निकलने वाली गैसों में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसलिए इसका जो उपयुक्त उत्तर होगा वो क्या होगा, तीसरा होगा कि मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं होती। यह कथन स्पष्ट हुआ, यह सही है। बाकी सभी जो है वो गलत है। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर। लिखना चाहें तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, लिख लीजिएगा कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो पिघला हुआ पदार्थ के साथ साथ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें भी बाहर निकलती हैं। ठीक, आगे बढ़े। इसके बारे में कल हमने पढ़ाया भी था। आगे बढ़ रहे हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक औषधि शैल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक औषधि शैल का उदाहरण है। जवाब दीजिएगा आराम से आप लोग, फिर हम इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जवाब दीजिएगा। औषधि शैल पूछा, देखिए एक एक करके बताते हैं। जो बेसाल्ट है ये लावा के ठंडा होने से बनती है। ठीक है, तो यहां पे जो बेसाल्ट होगी ये आग्नेय शैल होगी, गैब्रो ये भी आग्नेय शैल, ग्रेनाइट ये भी आग्नेय शैल। माने यह तीनों शैलें आग्नेय शैल। मैंने कुछ देर पहले बताया था, जब मैं बताया था मैंने कहा वहां लिख लीजिएगा क्या कि यह भी आग्नेय, यह भी आग्नेय, यह भी आग्नेय। जो बचेगा वह सही होगा। इसका मतलब यह क्या है, औषधि शैल है। कौन सी शैल है, औषधि शैल है। आइए औषधि शैल के बारे में थोड़ा सा हम आपको व्याख्या बताते हैं। ये लोयस क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा कि लोयस किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपको कभी काम आ जाए। लोयस का एक मैदान बनता है, लोयस से मैदान का निर्माण होता है। मैं शॉर्टकट में समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। आपने चीन की दीवार का नाम सुना है, तो चीन की दीवार किस लिए बनी थी, आप कमेंट करके जवाब दीजिए। मैं लोयस समझा रहा हूं। देखिए, जब मरुस्थलीय क्षेत्रों से जब आंधियां चलती हैं, तूफान चलते हैं, उसमें रेत के भी कण होते हैं। लेकिन जब अचानक रेत के कण के साथ कल्पना करिए, जैसे मैं जौनपुर जनपद से, हमारी क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज, ऑफलाइन क्लासेज जौनपुर और वाराणसी में संचालित होती है। अगर जौनपुर में मैं हूं और अगर बहुत बड़ा रेगिस्तानी हवा आ रही है, अचानक जौनपुर में पहुंचने के बाद वायु का गति मंद हो जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा, जो उसमें वायु में जो बालू के कण लटके होंगे वो क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे और पूरा निस्ते नाबूद कर देंगे। माने जौनपुर को बालू से पूरा ढक देंगे। इससे जो मैदान बनेगा उसे हम लोयस का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोयस का मैदान कहते हैं। और लोयस के मैदान के बारे में एक बात और जानते रहिएगा कि जो लोयस का मैदान होता है, ठीक,
ध्यान दीजिएगा, उसे क्या कहते हैं, लोएस्ट का मैदान कहते हैं। और क्या होता है, जब ये होगी तो परत के रूप में होगी, इसमें जीवाश्म पाया जाएगा, इसलिए। और चाइना की दीवार क्यों बनी, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। भूगोल वाले भूगोल का बताएंगे, इतिहास वाले इतिहास का बताएंगे, इसलिए इसका उत्तर होगा ए। लोएस्ट का जो मैदान है वह एक अवसादी शैल है, सेडिमेंट्री रॉक्स। बाकी ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, ये सभी इग्नियस रॉक्स या आग्नेय शैल, आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है माइका। माइका निम्नलिखित शैलों के कौन सा एक युग्म पाया जाता है, जवाब दीजिएगा। माइका निम्नलिखित शैलों के कौन सा एक युग्म पाया जाता है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी बताइए, बताइए। ठीक है, जवाब दीजिएगा, क्या होगा। देखिए आप सीधा जानते रहिएगा, इसमें पूछा माइका निम्नलिखित शैलों कौन सा युग्म में पाया जाता है, तो जो माइका पाया जाता है वह सिस्ट और नाइस में पाया जाता है। सिस्ट और नाइक में क्या होता है, युग्म में माइका पाया जाता है। बस माइका माने अभ्रक होता है, अभ्रक। ठीक, क्या होता है, सिस्ट या नाइस जो होता है माइका, माइका माने अभ्रक। सिस्ट और नाइस वाले में क्या शैलों में कौन सा युग्म पाया जाता है, माइका पाया जाता है, जिसे अभ्रक कहते हैं। युग्म में क्या होता है, माइका या अभ्रक पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला है मोहोरोविक। मोह अशांतत्व अलग करता है, किसको करता है, जल्दी से जवाब दीजिए। आइए इस बात को ध्यान से समझते हैं, आपके लिए काम का है। तो आपको इसे डिफाइन कर दें, आप लोग डिफाइन देखना चाहेंगे तो आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो सबसे ज़्यादा हमें भी खुशी होगी कि और लोगों तक पहुंच जाएगा जो मैं मेहनत कर रहा हूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप ध्यान से पढ़ा करिए। दूसरी बात, यहाँ पे चैट ना किया करिए। अगर आप चैट करेंगे तो आपको यहाँ से हम रिमूव करा देंगे, ताकि आप किसी और को डिस्टर्ब ना करें। यहाँ पढ़ने के लिए लोग आते हैं, मैं पढ़ाते समय जब खुद बात नहीं करता, मैं आपको इस बात के अलाउ नहीं करूँगा कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से पढ़कर आप सेलेक्ट होकर जाएँ, क्योंकि मुझे इस बात की खुशी होती है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको पूरी तरह से बाहर कर दूंगा, फिर मैं ये नहीं देखूंगा मेरे व्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। ये देखिए, इसके पहले मैंने भारत का चित्र बनाया था, वहां मैंने व्याख्या किया था। अब हम लोग कुछ और पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखते हैं। हम, ये पृथ्वी है हमारी, ये हमारी पृथ्वी हो गई, माना हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी की हम एक त्रिज्या काटकर बाहर लेते हैं, हम पृथ्वी की एक त्रिज्या है काटकर बाहर लेते हैं। तो त्रिज्या हमारी देखिए, यहां पे हमने पृथ्वी को ले लिया। ध्यान से देखिएगा, ये हमने क्या लिया, पृथ्वी का यह हिस्सा हमने ले लिया, यह हिस्सा हमने ले लिया। इस तरह से दिखाने का मतलब क्या है, ऊपर जो है महाद्वीप है, ऊपर क्या है, भूपर्वतीय जो महाद्वीप और महासागरों के बारे में मैंने बताया। मैंने पृथ्वी की एक त्रिज्या काटी है, तब तक आप बताइएगा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। ठीक है, ये मैप मैंने हाथ से ही बनाया था और ये भी हम लोग हाथ से ही बनाएंगे और इसे हाथ से ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम ये जानते हैं, इसको 3 भागों में पहले बांट देते हैं। 3 भाग कौन कौन, ध्यान से देखिएगा। पहला होता है ये क्रस्ट ऊपर जो दिख रहा है, इसे हम क्रस्ट कहते हैं। उसके नीचे आपका होता है मेंटल, और उसके नीचे जो बचता है वो कोर होता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या है, ध्यान देखिएगा, ऊपर वाले को क्रस्ट कहते हैं, मेंटल कहते हैं और कोर कहते हैं। और आगे देखते हैं, एक सब पढ़ाएंगे, पहले यहां पे पढ़ लीजिए, बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन स्विस महोदय ऑस्ट्रेलिया के थे, उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक जो भाग है उसे रासायनिक क्रिया के आधार पर 3 भागों में बांटा था। वह 3 भाग कौन कौन है देखिएगा। उन्होंने सियाल, सीमा, नीफे बताया था। सियाल मतलब उन्होंने इसको, अगर हम एक छोटा सा टुकड़ा और यहां पे ले तो उन्होंने इसे 3 बड़े भागों में डिवाइड किया था। 3 भागों में ऊपर को सियाल का था, फिर सियाल, सीमा, नीफे उन्होंने बताया था। सियाल माने सिलिकॉन और एल्युमिनियम बताया था, जबकि नीचे क्या था, सिलिकॉन एल्युमिनियम के बाद सीमा था, सिलिकॉन और मैग्नीशियम था। ठीक, तीसरा क्या था, नीचे यहाँ पे निके था, निकेल तथा फेरस। ये स्विस महोदय ने बताया था, रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर बताया था। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं वो इस आधार पे है। यहाँ पे एक प्रश्न आप लिख लीजिएगा आराम से कॉपी पे कि भूपटल पर,
भूपटल माने क्रस्ट पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है 46.8%। ये परीक्षा का पूछा प्रश्न है कि 46.8% क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भूपटल या क्रस्ट पे पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। जबकि दूसरे पे सिलिकॉन आता है 27.72% क्या आता है, सिलिकॉन आता है, लिख लीजिएगा। तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम आता है 8.13%, एल्युमिनियम आता है 8.13। ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम ये तीनों क्या है, क्रमशः इसके तत्व हैं जो भूपटल पाए जाते हैं। ये परीक्षा में पूछा प्रश्न है, लिख लीजिएगा कि भूपटल पे सबसे ज्यादा क्या ऑक्सीजन पाया जाता है 46.8, सिलिकॉन पाया जाता है 27.7, फिर नीचे क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम 8.13। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर हम देखें तो ऊपर क्रस्ट होता है जिसकी मोटाई 0 से औसत 30 किलोमीटर है। तो अगर हम यहां लिखेंगे तो ध्यान से आप देखिएगा कि जो क्रस्ट की मोटाई होती है यह होती है 0 से 30 किलोमीटर। कितनी है, 0 से 30। जबकि जो मेंटल है इसकी मोटाई कितनी है, 30 से लेके 2900 किलोमीटर तक है। इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, यहां ये 30 से लेके 2900 किलोमीटर तक है। इसके नीचे आएंगे तो ये 2900 से लेके 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर है। लेकिन इसको भी दो भागों में बांटे हैं। अगर दोनों भाग को देखा जाए तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ऊपर वाला भाग 30 से लेके 700 किलोमीटर है, अपर मेंटल कहते हैं। लोअर मेंटल जो है ये 700 से लेकर 2900 किलोमीटर मोटा है। जबकि इसे भी दो भागों में बांटते हैं। जो ऊपर का अपर क्रोड है ये लोअर क्रोड, अपर क्रोड जो है ये 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर है और नीचे वाला जो है 5150 से लेकर 50 से लेकर 6371 किलोमीटर तक है। इस प्रकार हमने देखा क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। ठीक, तो यहां पे हम देखते हैं कि यहां पे जो ऊपर क्रस्ट है इसकी भी दो भाग में, ठीक है। तो यहां पे हमें एक बात दिखाई देता है कि अब इस प्रश्न में क्या पूछा था, आइए हम प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न में पूछा था कि मोहरोविक मोह संतान किसमें पाया जाता है। तो इसके ध्यान रखिएगा, जो मोहरोविक असमता है या मोह डिसकंटिन्यूटी होती है यह भूपर्वती तथा मेंटल के बीच का क्षेत्र होता है। माने यहां पे देखिएगा ये क्या है, ये भूपर्वती, क्रस्ट और मेंटल के जो बीच की ग्रीन वाली लाइन देख रही है, ध्यान से देखिएगा। ये ऊपर क्रस्ट है, ये मेंटल है। इन दोनों को जो अलग करता है, क्रस्ट और मेंटल को जो अलग करता है, जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है, ध्यान सुनिएगा। क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला सबसे पहले मोहरोविक नामक विद्वान ने इसको अलग किया था, बताया था। उनके नाम पर इस रेखा को मोह डिसकंटिन्यूटी या मोहरविक असमता के नाम से, मोह असमता के नाम से जाना जाता है। इन सभी के नाम पढ़ेंगे जब हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आप लगे को पढ़ाएंगे कि पहला टॉपिक जो सुपर टेट का है उसका नाम ही है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो वहां पे हम लोग इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपकी इच्छा हो, नहीं इच्छा होगी तो कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है ये काम का है तो स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पे इसका उत्तर क्या होगा, अब तुरंत आप जवाब दीजिएगा। एक बात है, हमारी क्लास में आप लोग चैटिंग ना करिएगा, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। यहाँ पढ़ने वाले लोग आते हैं, उन्हें पढ़ने दीजिएगा। मैं खुद बातें नहीं करता, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। और चैनलों के लिए मेरा उद्देश्य है आपको सिलेक्शन देना, उसी के लिए हम पढ़ाते हैं। बाकी आप शेयर करें ना करें, लाइक करें ना करें, आपकी मर्जी, लेकिन चैटिंग ना करिएगा। क्योंकि मुझे 5 बच्चे हैं, मेहनत से पढ़ेंगे, 5 को सिलेक्शन दूंगा तो परसेंट 100% होगा। मुझे बातें बड़ी बड़ी नहीं करनी, मुझे वो करके दिखाना है। चलिए इसका उत्तर बताइए। अभी मैंने बताया तो हमने देखा साफ कि यहां पे जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाले जो दीवार है उसे कहते हैं। तो कहां पे है, बाह्य कोड और मेंटल। इसका विकल्प क्या होगा, जल्दी बताइएगा। इसे परपटी को भूपर्वती कहते हैं और मेंटल कहते हैं। ये दोनों जहां से अलग होते हैं। स्क्रीनशॉट आप नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा। और सबसे बड़ी बात, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, जुड़िएगा। इलेनी विद दुर्गेश के फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश है। अगर आपको बेहतर लगे, क्लास अच्छी लगे, अपने सभी साथियों को बताइएगा, हर जगह बताइएगा, ताकि आपका कैरियर, आपका समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कुछ लोग उससे खिलवाड़ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसमें कुछ समझ में ना आ रहा हो तो पूछ भी सकते हैं।
हम आपकी व्याख्या देने के लिए तैयार और तत्पर हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको विस्तृत व्याख्या करना है, आपको सिलेक्शन दिलवाना है। बताइए, स्क्रीनशॉट ले, कोई भी कह रहा था सर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा एक प्रश्न को तोड़कर एक प्रश्न से मैं 5 प्रश्न बताना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम भी आप ही की तरह हैं, हम कोई बहुत बड़े टीचर उचर नहीं है। हम जैसे आप हैं वैसे हम भी एक अभ्यर्थी हैं, और इसलिए उसी तरह से हम पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको सिलेक्शन दिलाना। अगला प्रश्न है, भूकंप का कारण क्या है? जवाब दीजिएगा कि भूकंप कैसे आता है, जवाब दीजिए। मैंने इसको समझा दिया था पेड क्लास में भी, मैंने क्लास में वहां समझाया था, उस दिन जब मैं पढ़ा रहा तब भी मैंने बताया था कि भूकंप कैसे आता है। पृथ्वी का हिलना, पृथ्वी के गर्भ से होने वाली किसी हलचल के कारण जब धरातल का कोई भाग अचानक हिलने लगता है तो उसे भूकंप कहते हैं। अर्थात भूपृष्ठ के विक्षोभ या भूकंप 2 प्रकार से हो सकती है। आइए देख लेते हैं। भूकंप के 2 कारण होते हैं। एक होता है विवर्तकीय कारण, टेक्टोनिक कारण, पृथ्वी के भीतर अधिक दाब और तापमान के कारण गहराई पर स्थित चट्टानें मुड़ने लगती हैं तथा टूटती हैं। इसमें चट्टान के टूटे हुए भाग ऊपर तथा नीचे को सरक जाता है। पृथ्वी के पटल पर 12 प्लेटों 7 प्लेटें बनी हुई हैं। ये प्लेटें सरकती हैं, कभी दूसरी प्लेटों से टकराती हैं। इस प्लेट टकराने से भूकंप आते हैं, मैं बता चुका हूं। दूसरा है ठीक है, तो इस प्रकार ज्वालामुखी क्रिया, भूपटल भ्रंशन, ये होता है अविवर्तकीय कारण, जिसमें ज्वालामुखी चट्टानों खिसकने से, इसे लैंडस्लाइड कहते हैं, बम फटने आदि से भूकंप आते हैं। इस प्रकार ज्वालामुखी क्रिया, भूपटल भ्रंशन, भूपटल अवस्था, जली भार गैसों का फैलाव, प्लेटों का खिसकाव, भूकंप के कई कारण होते हैं। इसका उत्तर क्या होगा आपका, ये बताइएगा। इसका होगा भूपृष्ठों में विक्षोभ। ये समायोजन नहीं होगा, टूटना नहीं होगा, सैलों के ऊपर उठना नहीं होगा। इसका जवाब क्या होगा? ए इसका जवाब सही है। समायोजन नहीं होगा, ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन नहीं है? जवाब दीजिएगा, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन नहीं है? तीन है, एक नहीं है। वनोन्मूलन से मृदा अपरदन होगी, अधिक कटाई से मृदा अपरदन होगी, अपक्षय से मृदा अपरदन होगी, अपवाहन से मृदा अपरदन नहीं होगी। जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहां पे नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे नहीं पूछा है, जो गलत है वो सही है। अब देखिए, अब क्या होगा, मृदा कब, जब वन कट जाएंगे मृदा अपरदित होगी, अधिक कटाई से मृदा अपरदित होगी, अपक्षय का मतलब होता है कटाव। ये तीनों सही हैं, ये गलत है क्योंकि नहीं पूछा है, जो गलत है वही सही होगा, अपवाहन होगा इसका जवाब, इसका विकल्प ए सही होगा। ठीक, समझ में आया? लाइक करिए चाहे शेयर कर दीजिए, आपके ऊपर है। ऑनलाइन क्लास के लिए भी अगर आपको जुड़ना है तो उसके लिए भी आप हमारे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा। जी कीर्थत वर्मा जी सही है, सरफेस ब्राउन, हाँ ठीक सही है। आगे बढ़ रहे हम लोग, अगला पर्वतीय स्लोप हिल स्लोप पर मृदा अपरदन किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? जवाब दीजिएगा। पर्वतीय स्लोप पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? जवाब दीजिएगा। अगर सेलेक्ट कर देंगे कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, BEO सुपरटेट KVS DSSB। यहाँ पे क्या है, पर्वतीय स्लोप पर मृदा अपरदन किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? लिख लीजिएगा, ध्यान से लिखिएगा। पहाड़ी तीव्र ढालों पर, जो पहाड़ी होती है तीव्र ढालों पर मिट्टियों का कटाव अधिक होता है। पहाड़ी जो तीव्र ढाल होती है वहां पर मिट्टियों का कटाव अधिक होता है, इसलिए ढालों पर कृषि करने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती हैं। इसलिए कृषि करने के लिए वहां पे क्या होता है, सीढ़ियां बनाई जाती हैं तथा मेड़बंदी का सुझाव दिया जाता है ताकि वर्षा का जल रुक रुक कर बहे। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, सोपान कृषि होगा। इसे हम सोपान कृषि के नाम से जानते हैं। इसका विकल्प क्या होगा, दूसरा सही होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भैया? पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी कटाव अधिक होता है, वहां पे ढाल बनाकर
सीढ़ी बनाकर कृषि की जाती है, मेड़बंदी का सुझाव जाता है ताकि वर्षा रुक रुक कर जाए, जिससे पानी भी बचा रहे, सिंचाई भी हो सके, उसे सोपान कृषि के नाम से जाना जाता है। इसका विकल्प क्या होगा? बी सही होगा। ठीक, और टेलीग्राम पे जुड़िएगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जुड़िएगा। फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश है, वहां पे जुड़ सकते हैं। अगला, मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। मरुस्थलीकरण, एक प्रश्न यहां से बताइए, फिर हम आपको और बताते हैं। मरुस्थलीकरण को कैसे रोक सकते हैं आप? जवाब दीजिएगा। मरुस्थलीकरण को कैसे रोक सकते हैं आप? जल्दी जवाब दीजिएगा। मरुस्थलीकरण को रोकने के क्या उपाय? देखिए, अतिचारण को रोककर मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है नए चारागाहों का वैज्ञानिक ढंग से निर्माण कराना। हाँ, यहां पे बताइए क्या होगा? बीच का आप लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं। अतिचारण को रोककर मतलब ये बताइए, अतिचारण का मतलब अगर पूरी चराई करा दी जाएगी तो वहां पे क्या होगा? क्षेत्र बंजर हो जाएगा, मरुस्थली हो जाएगा। तो इस तरह से हम रोक सकते हैं। और एक प्रश्न हम पूछेंगे कि विश्व का कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से मरुस्थल बनने का कगार पर है? तो आइए उस मरुस्थल का छोटा सा डायग्राम बनाने का हम प्रयास करते हैं, देखते हैं उसका नाम कितने लोग उसे बता पाते हैं। बताइए, ये कौन सा महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छा तो नहीं बनाया है। ये कौन सा महाद्वीप का हमने डायग्राम बनाया है? तो यह है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन सी तीनों रेखाएं गुजरती हैं? कौन सी तीनों रेखाएं अगर हम बात किया जाए तो तीनों रेखाएं की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों गुजरती हैं। इसलिए इसे सबसे ज्यादा मरुस्थल बनने का खतरा इसी महाद्वीप पर है। ठीक है, आप इसे शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निलंबी घाटी साधारण रूप में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, निलंबी घाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निलंबी घाटी कहां पाई जाती है? इसके तुरंत बाद 10:30 बजे से आपकी अगली क्लास लगेगी। संविधान की व्याख्यात्मक हल के साथ हम आपके बीच आएंगे। ये सुपर टेट के लिए है। सुपर टेट, डीएसएसबी, केवीएस, बीईओ, जहां पे जीएस आएगा वहां से लिए महत्वपूर्ण है। ये आप लोग गुमराह मत होइएगा, इसे पढ़ लीजिएगा, भविष्य में आपके लिए बहुत ही काम देगा। पढ़ने से मत भागिएगा आप लोग। आज शेयर करना है तो करिएगा, आपकी इच्छा है। निलंबी घाटी देख लीजिएगा, ध्यान से लिख लीजिएगा। जिन क्षेत्रों में मुख्य हिमनद की घाटी का तल सहायक हिमनद की घाटियों के तल से अधिक नीचा होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई क्षेत्र होता है जिसमें मुख्य हिमनद जो होती है उसके तल सहायक हिमनद के तल से अगर अधिक नीचे होती है, उससे क्या होती है? तो सहायक हिमनद की घाटियां हिमनद की घाटियों से लटकती हैं, या इसे निलंबी घाटी कहते हैं। इसे लटकती घाटी के नाम से जानते हैं। एक नाम और है इसका, लटकती घाटी। कैसी घाटी? लटकती घाटी के नाम से जानते हैं। जैसे यहां से मुख्य हिमनद आ रही है, यहां पर अगर छोटी सी हिमनद आएगी, ये नीचे होगी, ये ऊपर से आती हुई प्रतीत होगी, तो लगेगा लटकती हुई घाटी। उसे निलंबी घाटी के नाम से भी जानते हैं। लिख लीजिएगा एक इंपॉर्टेंट, स्विट्जरलैंड की लाटर ब्रुन। स्विट्जरलैंड की लाटर ब्रुन, लाटर ब्रुन, स्विट्जरलैंड की लाटर ब्रुन, स्विट्जरलैंड की लाटर ब्रुन। ठीक, कैलिफोर्निया की सेरा निवाद, कैलिफोर्निया की सेरा ये कैलिफोर्निया की है नियाद, कैलिफोर्निया की सेरा नियाद। लाइट ब्रोन कहां की है? स्विट्जरलैंड की। ठीक, हाँ, सेरा नियाद की पर्वत है एसेमाइट, इसकी पर्वत की एक घाटी है एसेमाइट। यह निलंबी घाटी, लटकती घाटी के उदाहरण है। लाइट ब्रोन जो कहां पे है? ये स्विट्जरलैंड में है। और ये कैलिफोर्निया की सेरा नियाद एक पर्वत है। पर्वत की एसेमाइट जो होती है वो वहां की निलंबी घाटी का एक उदाहरण है। इसे लिखना चाहे तो लिख ले, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, हाँ, एक और कोई पूछा है कि जो यू आकार की घाटी बनती है वह हिमनद से बनती है, भी आकार की घाटी नदी से बनती है, आई आकार की घाटी किससे बनती है? जवाब दीजिएगा। यू आकार की घाटी हिमनद से बनती है, वी आकार की घाटी नदी से बनती है, आई आकार घाटी कैसे बनती है? जवाब दीजिएगा।
निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विध्वंस घाटियों रिफ्ट में स्थित है? जवाब दीजिएगा, कौन सी रिफ्ट घाटी में स्थित है? बताइए। लूनी, चंबल, सोन, ताप्ती। जवाब दीजिएगा, शेयर नहीं करेंगे हमें पता, आप लोग लाइक भी नहीं करेंगे, लाइक करने के पैसे लगते हैं आप लोग के। देखिएगा, सतपुड़ा के दक्षिण में अगर यहां पे हम लोग देखें तो जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, तो सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में, सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में, जी सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में प्राचीन काल में निर्मित एक भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। ताप्ती नदी क्या होती है? सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी प्राचीन काल से भ्रंश घाटियों से प्रभावित होती है। सतपुड़ा के उत्तर में, यहाँ पे सतपुड़ा है, उत्तर में नर्मदा नदी प्रभावित होती है। नर्मदा और ताप्ती नदियों में भ्रंश घाटियां अधिक गहराई से बहती हैं। तो दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। अगर तीसरी अगर कभी पूछ दे तो बताइएगा, तीसरी भी नदी एक है जो भ्रंश घाटी से बहती है, वो उसकी भ्रंशेज कम है, उसे इसलिए कम पढ़ा जाता है, इन दोनों की ज्यादा। इसलिए भ्रंश घाटी होने के नाते ये दोनों नदियां पश्चिम की तरफ जाके अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। कौन कौन? नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती ये भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी वाली नदियां हैं। एक नदी का और नाम बताइएगा जो भ्रंश घाटी से बहती है। दामोदर, सही बात। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से बहती है जो झारखंड में है। ठीक, यहां से लिख लीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा? ताप्ती नदी। आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूबरों की क्लास लेते होंगे, पता है लोग क्या करते हैं, प्रश्न आता है, उत्तर ये होगा, क्या क्या आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम आपको पूरी तरह से व्याख्या हल बताते हैं। ठीक, हाँ, ये बंगाल का शोक भी कहते हैं। चलिए, आप लोग से एक भी प्रश्न छूटने ना पाए, अच्छा लगता है। चलिए, अगला है, पूर्व वर्तमान चट्टानों के ढीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। 23 हमने कई बार आपको बता दिया है, 23 हमने बताया, इसका जवाब हम नहीं देंगे, आप इसका जवाब देंगे, हट जाते हैं हम। इसको हमने कई बार बताया है। बताइए कौन सा होगा इसका जवाब? देखिए, मैंने बताया था कि जब टूटे फूटे हिस्से से या किसी का पर्दन करके जब जमाव होता है, उस जमाव के बाद जो चट्टान बनती है उसे अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां इसका उत्तर क्या होगा? यह होगा अवसादी शैल होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स होगा। और इसकी खासियत क्या है? ये परतदार होती हैं, मुलायम होती हैं, और दुनिया की जितनी जीवाश्म होती हैं अवसादी शैल में पाई जाती हैं। दुनिया की जितनी जीवाश्म पाई गई हैं वे सभी आज तक केवल अवसादी शैल में पाई गई हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नोक्त पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? निराई, समकरण, परती छोड़ना, हेंगा चलाना। क्या होगा? जवाब दीजिएगा। बताइए। आप लोग को जब चैटिंग करते हैं आप लोग ये भूल जाते हैं कि बंदा जो सामने वाला पढ़ा रहा है वो कितनी दिन रात एक मेहनत करके आज आपके सामने पढ़ाने आया है। आपको ऐसा लगता है कि और लोग जो पढ़ाते हैं वहाँ यहाँ में बहुत ही अंतर है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप चैटिंग ना किया करें, आप पढ़िए, मजा आएगा। मैं सिलेक्शन की गारंटी आपके लेता हूँ, लेकिन आप लोग को ये बताना होगा। आइए ध्यान से इस प्रश्न को समझते हैं। पहली बात यह है कि निम्नवत पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए, जो निराई होती है, ध्यान से पढ़ेंगे, निराई का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि हम मिट्टी भुरभुरी हो जाए, उपज ज्यादा हो जाए। इसका संबंध इससे नहीं होगा, कट गया। समकरण माने बराबर करने के लिए खेतों जब किया था समकरण, उससे भी नहीं होगा। तीसरा, हेंगा चलाना, हेंगा चलाते हैं इसलिए, हेंगा चलाने का उद्देश्य क्या होता है? मिट्टी भुरभुरी को अगर हम फैला देंगे, अंदर की जो उसकी नमी है वो बरकरार रहेगी, यह भी नहीं होगा।
जो होगा वो होगा परती छोड़ देना। अगर हम लगातार किसी भी स्थान पर कृषि करते जा रहे हैं तो उसकी क्या होती है, उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, घट जाती है। इसलिए कुछ दिनों के बाद लगातार कृषि करने के बाद 1 से 2 वर्षों के लिए जब हम उसे परती छोड़ देते हैं तो फिर से उसमें उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो तीसरा होगा, परती छोड़ना। ठीक, क्या होगा, परती छोड़ना। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। बहुत सारे आप चैनल को पढ़ते होंगे, लेकिन इस बात की मेरी गारंटी है, ये मेरा घमंड नहीं है, ये मैं आपके बराबर का हूं, आपका बैच का हूं, किसी से बड़ा किसी से छोटा हूं। लेकिन याद रखिएगा, हमने पहली बार में IAS मेंस लिखा है, MPPSC मेंस लिखा है, प्रसिद्धियां साथ नहीं दी, कमियां थी, आज चयन नहीं हो पाया। इसका यह मतलब नहीं है कि हम आपके सामने मूर्ख होकर पढ़ा रहे, ये बात नहीं है। आप मन से पढ़िएगा, हम आपके साथ हैं। 24 प्रश्न हो गए। अब हम हर 1 घंटे हुए, क्योंकि हम आपको विस्तृत व्याख्या करते हैं। हम अपने जितने मेरे पास ज्ञान है, हम ये चाहते हैं वह ज्ञान हम आपको दे दें या आप तक पहुंचा दे। बताइएगा निम्नलिखित में से इसका जवाब क्या होगा। आपके सामने प्रश्न है। प्रश्न क्या है, कौन सी चट्टान सेल प्राणियों के खोल, कवच और अस्थि कंकाल से बनती है। अब हमें जरूर जवाब दीजिएगा, कौन सा ऐसा है पदार्थ, साइल है, जिससे बनती है। सुपर टीटी क्लास चल रही है, सुपर टीटी चल रही है, बीईओ की चल रही है। और सुपर टीटी बीईओ की जो सबसे बड़ी खासियत होती है, उसका सिलेक्शन केवल जीएस के आधार पर होगा। जीएस जहां सबसे बेस्ट होगा वहीं क्लास लीजिएगा, क्योंकि बाकी चीजें आपने टेट सीटेट में पढ़ ली है, जिसका जीएस बेस्ट होगा वही सेलेक्ट होगा। यह बात ध्यान में रखिएगा और उन्हीं संस्था का चयन करिएगा। सामान्य दिन क्लास हमारी जरूर पढ़िएगा। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, सीटेट क्लास 21 तारीख से। तो बताइए, इसमें हम आपको बता दें कि चूनेदार शैलों का निर्माण जलाशय, झील अथवा सागर में उन जीवों के अस्थिपंजर तथा वनस्पतियों के भाग से होता है जिसमें चूना की प्रधानता होती है। जब ये जीव मर जाते हैं तो इनके जो अस्थिपंजर होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट, चूना के बने होते हैं। सागरी लहरों द्वारा टूटा फूट जाते हैं। ये बड़े तथा छोटे टुकड़े जब एक जगह बैठकर परतों के रूप में संगठित होते हैं, उन्हें चूना पत्थर या लाइमस्टोन कहते हैं। इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो लाइमस्टोन होगा या चूना पत्थर होगा। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। कुछ लोग जो सुरती खाते हैं वो चूना वाला, उसमें जीवाश्म पाया जाता है। और आपको हम बता दें, आपको जानकर हैरानी होगी, ये आज के टॉपिक का ये आखिरी प्रश्न है, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो आगे पढ़ना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यह प्रश्न आज का खत्म। अगला प्रश्न आपका कल जो शुरू होगा वो ये होगा। यहां से कल की प्रश्न की शुरुआत होगी। हम एक दिन में 25 प्रश्न कराते हैं, क्योंकि यही कराने में 1 घंटे का समय लग जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात हम आपको बताएंगे कि जो हम लोग नमक यूज करते हैं, सागरी नमक होता है, वो कैसे बनता है। ये जी की क्लास है सर, जी की क्लास चल रही, कहां है आप लोग। देखिए, इसके ध्यान दीजिएगा। जो हम लोग नमक खाते हैं वो नमक कहां से मिलता है, जो समुद्र का ज्वार आता है उसके पानी को रोककर जलवाष्पित हो जाता है, जो नीचे का हिस्सा बचता है उसे क्या करते हैं हम नमक के रूप में यूज करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, नमक एक औषधि सेल है, उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। जो लोग शाकाहारी हैं तो उनको बड़ी दिक्कत होती है कि नमक जब खाते हैं, क्योंकि उसमें मछली का टांग, मछली की आंख, मछली, छोटी मछली, बड़ी मछली, मरी मछली आ जाती है, तो नमक के ढेर उठाते हैं बुलडोजर से, फिर उसको पीस कर उसमें आयोडीन मिलाते हैं, आता आयोडीन युक्त नमक। दूसरा प्रश्न है कि एक होता है सेंधा नमक, तो सेंधा नमक कहां से होता है, सेंधा नमक कहां मिलता है, वो भी एक चट्टानी नमक है, उसमें भी जीवाश्म पाए जाते हैं, क्योंकि औषधि सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा कहां मिलता है, आप जवाब दीजिएगा कहां मिलता है। ठीक, इसका जवाब बताइएगा। आपत्ति एंटीक्लाइन तथा अवनिति सिंक्लाइन साधारणतः कहां पाए जाते हैं। इसका जवाब कल से हम शुरू करेंगे यहां से। इसके बाद हम लोग आगे 15 मिनट के बाद दोबारा हम आपके सामने आते हैं, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे कहां, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पढ़ेंगे। इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आप 6306344367 पर आप कॉल करिएगा। 6306344367 पर व्हाट्सएप करिएगा। वहां पे आपको बीईओ, सुपर टेट, केवीएस, डीएसएसबी, सी टेट, एमपी टेट सभी क्लासेज उपलब्ध होंगी। और हम भी आपके साथ इस क्लास में पूरे स्पीड के साथ हम लोग आपके साथ चलेंगे। यदि आपको लगता है इलेनी विद दुर्गेश आपके लिए बेस्ट है, यहाँ की जीएस फैकल्टी आपके लिए बेस्ट है, तभी आप दाखिला लीजिएगा, क्योंकि आगे की लड़ाई केवल सामान्य अध्ययन की लड़ाई है। जिसका सामान्य अध्ययन सबसे बेस्ट होगा वह इस युद्ध का विजेता कहलाएगा। बाकी आपके ऊपर है। बहुत सारे चैनल आपके पास होंगे, कहीं भी अध्ययन
अध्यापन कर सकते हैं, कहीं से भी आप स्वतंत्र हैं पूरी तरह से, क्योंकि आपकी कैरियर का चुनाव आपको करना है, मुझे नहीं करना है। नोट्स कुछ दिन बाद से उपलब्ध होंगे, इसलिए जो आपको बेहतर लगे जहां हो वहां से पढ़िएगा, अपनी जिंदगी का बेस्ट दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। ठीक, अब जवाब पूछ लीजिए। सुपर टेट लिखित नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू होगा। सेधा नमक पाकिस्तान के लाहौर मिलता है, सही जवाब। सेधा नमक पाकिस्तान के लाहौर मिलता है, सही जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद तुरंत अगली क्लास है, जल्दी देकर प्रश्न पूछना पूछिए, जल्दी पूछिए अपने प्रश्न, क्योंकि क्लास के टाइम हम बातें नहीं करते, आपको ही पता होगा। टेट मार्क्स जुड़ेगा ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। सुपर टेट की फीस 3500 रुपए, 3500 रुपए में चाहे बीयू की ज्वाइन करिए चाहे सुपर टेट की ज्वाइन करिए। एमपी टेट के लिए कॉल करिए, आप पे व्हाट्सएप करेगा, आपको जोड़ दिया जाएगा। 21 तारीख से एमपी टेट और सी टेट दोनों क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अगर आप कॉमर्स के हैं तो जूनियर में क्वालिफाई है, मैथ आपको प्रॉब्लम होगी, आपको कॉमर्स की जगह आर्ट लेना चाहिए था। कॉमर्स वाले आर्ट साइंस से पेपर हल करेंगे, साइंस का नहीं। सी टेट 21 तारीख से, सी टेट की बैच 21 तारीख से। और कोई समस्या, कोई प्रश्न आपके? कोई नहीं है ना? चलिए चलते हैं हम लोग। बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह तैयारी करते रहिए जिस तरह हम आपके बीच आते हैं, इसी तरह अगर आप भी। रिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुपर टेट के नोट 26 तारीख के बाद से मिलेंगे। अच्छा 27.8 कहीं दिया है, चलिए कहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं। बीओ की भी बैच के लिए आप ऑनलाइन दाखिला ले सकते हैं अगर आपका मन हो तो। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। कुछ देर के बाद सुपर टेट में जीएस 30 नंबर के निर्णायक है वही, क्योंकि बालमनो विज्ञान, हिंदी, संस्कृत सब पढ़ कर आए हैं। नेक्स्ट क्लास 15 मिनट के बाद अगली क्लास है, 15 मिनट के बाद अगली क्लास संविधान की लगेगी। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। पीडीएफ के आंसर इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हम उसकी व्याख्या करके हल दे देते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। 15 मिनट बाद आइए।